हेलो बच्चों, दिस इज सीए कल्पक बांगड़ ओवर हियर। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं टीचिंग में हूँ पिछले 10 सालों से। ठीक है, मैंने अपना सीए कंप्लीट किया है और इस सब्जेक्ट को मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी और बिजनेस एनवायरनमेंट भी। सीए फाउंडेशन में ये दो अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट अब ये दोनों मिला के एक ही सब्जेक्ट है। रही बात आईकैन एकेडमी की, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद आईकैन एकेडमी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सीए दुष्यंत जैन सर एंड सीए सुपान सर, sorry, CS Dushyant Jain sir and CACMA Supan Gaikar sir, I am taking this lecture। और अब I am glad to inform you कि इस सब्जेक्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया है एट आईकैन एकेडमी। आप कभी भी आके पूछ सकते हो सर को कि सर इकोनॉमिक्स के क्या रिजल्ट्स थे, एंड यू विल गेट टू नो दैट स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड गुड। सो नाउ अब आपका जो है, आपको पता होगा फिलहाल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको घर पे ही बैठ के टेस्ट देना है। ओके, बट डोंट थिंक कि ये आसान होगा। आपकी विंडो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, आप इधर उधर देख नहीं सकते हो, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर आपके ऊपर नजर रखे हुए होता है। आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छा मतलब आपका वेब कैम भी होगा तो भी चलता है, ठीक है। एंड द सीएस इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर immediately identifies if you move your face beyond a certain angle। ठीक है, तो आपको पीछे से कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं कर सकता। उन्हें थोड़ा भी डाउट होगा, दे विल विथहोल्ड योर रिजल्ट। तो ऐसी मस्ती हमें नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये चीज याद रखो कि इकोनॉमिक्स जो है, या फिर ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ईबीई बोलते हैं हम इसे, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 35, और आपको जो टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं दैट इज 50 मार्क्स। ये आपके लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को मैंने चेक किया तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि 35 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली कि सर डिवाइड बाय कर देगा, नहीं। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आपको क्या लगता है ये सब्जेक्ट कितना हार्ड होगा? ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स भी हार्ड नहीं है और बिजनेस एनवायरनमेंट भी हार्ड नहीं है। एंड बिकॉज दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट इन चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देखने का। ओके, सो एक छोटा सा सिलेबस देखने के लिए मैंने ये ओपन अप किया है। तो आपको वैसे तो 8 चैप्टर्स है दोनों मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है, अगर आप गौर से देखोगे, दे आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट 3 चैप्टर्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो पहला चैप्टर तो आप देख के ही इकोनॉमिक्स का आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो देखा हुआ लग रहा है। बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। जस्ट अ मिनट। बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। फिर दूसरा चैप्टर इज अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैं इनको डिटेल में ऑब्वियसली जैसे जैसे आएगा वैसे समझाते जाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। हम ये पढ़ेंगे कि देश की इनकम कैसे कैलकुलेट या कैसे कंप्यूट की जाती है, हाउ जीडीपी एंड ऑल आर कंप्यूटेड, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज अबाउट इंडियन यूनियन बजट, कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, how are they making budgets? What is a union budget? Union budget is obviously the budget of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट के सामने एक बजट रखना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगला बजट आएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, द रूलिंग पार्टी, फिलहाल बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको पार्लियामेंट के सामने बजट प्रेजेंट करना पड़ता है कि सर नेक्स्ट की है पार्लियामेंट, नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं इन सारी चीजों पे स्पेंड करना चाहते हैं हम, डिफेंस पे कितना, एजुकेशन पे कितना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो यूनियन बजट है, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इनकम्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की बातें करती है। फिर हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे फाइनेंशियल मार्केट में जाके फाइनेंस जमा करती है। फाइनेंस के डेफिनेशन को थोड़ा हम अलग से समझेंगे यहाँ पे। जो भी पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो उसे जनरली फाइनेंस हम बोलेंगे इस चैप्टर के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आप अगर वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो आपको वेजिटेबल्स मिलेगी, फिश मार्केट में जाओगे तो सेलर इज सेलिंग द फिश एंड बायर इज बाइंग इट। तो फाइनेंशियल मार्केट में सेलर इज सेलिंग हिज कैपिटल, हिज ओनरशिप। मतलब मैं अगर फाइनेंशियल मार्केट में जा रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट होगा मेरी कंपनी की ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैं इस मार्केट में जाके मेरी कंपनी की ओनरशिप बेचूंगा, जो भी शेयर्स खरीदेगा, तो शेयर्स आर द कमोडिटीज ओवर हियर, जो भी मैं शेयर्स बेचूंगा खरीदने वाले को ओनरशिप मिलेगा इन माय कंपनी और इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। लास्ट वन इज इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स और फैक्टर्स समझेंगे हम लोग। और यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद हम जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ। एंटरप्रेन्योर्स आर समवन हु एक्चुअली स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ न्यू आइडिया। बच्चों एक बात समझो, ठीक है, मैंने ऑनलाइन एक बिजनेस देखा जैसे कि अमेजोन। मैंने देखा अमेजोन क्या करता है, तो अमेजोन सेलर्स और बायर्स को मिलवाने का काम करता है। और सेम कंसेप्ट उठा के मैंने भी एक वेबसाइट चालू कर दी। तो सो दिस इज अ न्यू बिजनेस विच आई हैव स्टार्टेड, बट शुड यू कॉल मी एन एंटरप्रेन्योर? वैसे कॉमन मैन मुझे एंटरप्रेन्योर बोलेगा। कॉमन मैन मुझे क्या बोलेगा, एंटरप्रेन्योर, कि सर आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, इट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोलना है तो बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऑनलाइन एग्जाम्स देनी है या फिर ऑफलाइन भी देनी होगी तो आपको ओरल एग्जाम्स नहीं देनी है, बट प्रोनाउंसिएशंस आर इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जितना कोशिश, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आना ही चाहिए, बट अगर आते ही है, करना है तो ठीक से करेंगे, इसलिए प्रोनाउंसिएशंस आर इंपॉर्टेंट। सो आई ऑल्सो मे बी रॉन्ग समवेयर, ओके, सो यू कैन ऑलवेज guide me also, because even if I am teaching over here, a human being never stops learning. Okay, so याद रखना entrepreneurship सिनारियो में हम क्या देखेंगे कि हमारे देश की entrepreneurship सिनारियो क्या है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जनरली वो होता है जो एक एस्टैब्लिशमेंट रन करता है। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी जनरल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। तो वैसे तो हम किसी भी बिजनेस ओनर को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। बोथ द वर्ड्स बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ओके, बट बट एंटरप्रेन्योर जनरली उस इंसान को बोला जाता है जो कोई आइडिया लेके आता है और एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे अमेजोन ले लो, ओला ले लो, या जोमैटो, स्विगी, ये ले लो। ठीक है, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी। फॉर एग्जांपल जोमैटो, जोमैटो के पहले एक्चुअली स्विगी था, स्विगी के पहले इट वाज फूड पैंडा। ये कंसेप्ट फूड पैंडा ने लाया था, बट दे कुड नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, बट देन स्विगी टुक ओवर दैट कंसेप्ट and Zomato also followed the same concept and started a business, but Zomato सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी बन गया। तो होता क्या है, एक बात समझो, इन लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी। इन्होंने देखा कि बहुत बार लोगों को खाना खाना होता है, बट जाके ऑर्डर लेके आनी पड़ती है। अगर मुझे पार्सल चाहिए तो मुझे जाके लेके आना पड़ता है पार्सल। यस और नो? यस। ठीक है, और होटल्स भी डिलीवरी बॉयज अफोर्ड नहीं कर सकते। समझा? कितने डिलीवरी बॉयज रखोगे बच्चों आप? समझा? तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, इस गैप को समझा कि होटल डिलीवरी देना चाहता है बट डिलीवरी बॉय नहीं है। ठीक है, लोग घर तक डिलीवरी चाहते हैं बट ऑप्शन नहीं है, और इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया बाय आइडेंटिफाइंग अ गैप, बाय आइडेंटिफाइंग दैट प्रॉब्लम। तो इस आइडिया के थ्रू उन्होंने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया, फार्म इजी ले लो, ये सब एंटरप्रेन्योर्स है। समझा यहाँ पे? ठीक है, तो हम लोग, हमारे देश में क्या सिनारियो है, हमारे देश में फिलहाल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। मे बी आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, आप में से कोई एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए जिंदगी में आगे जाके। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू नो दैट। नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस तो आइसोलेशन में चलता है नहीं। मेरे घर वालों ने मुझे बोला बेटा जाके बिजनेस कर कुछ। मैंने बोला ओके। मैंने क्या किया, मैं मस्त हिमालय पे गया, कोई एक बड़े से हिमालयन माउंटेन पे गया, बहुत सारी मैगी लेके गया और वहां पे ठेला डाल के बैठ गया। कोई आ नहीं रहा है मेरे बिजनेस में, क्योंकि मैं इतना ऊंची जगह पे जाके बैठा हूं कि ना कोई ट्रैक करने वाला आता है, ना कोई कॉमन मैन आता है, और मुझे मैगी भी सप्लाई करने के लिए कोई सप्लायर नहीं आता है। सोचो यही अगर मैं किसी सिटी में, कोई बड़ी सी सिटी में, अगर कोई मेन मार्केट में एक शॉप लेके, एक मैगी बेचने का शॉप मतलब, या फिर एक रेस्टोरेंट चालू करता, तो मैगी बेचने वाला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी आके मुझे मैगी दे देता, कस्टमर्स भी मेरे शॉप तक आते,
वर्कर्स भी मेरे पास आ जाते, ठीक है। तो देखो, मुझे बिजनेस चलाने के लिए मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे पास काम करने वाले लोग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले लोग, मुझे इन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करना पड़ता है। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन विच यू नो आई टेक माय बिजनेस डिसीजंस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हर वो चीज जिसको ध्यान में रख के मैं बिजनेस डिसीजंस लेता हूँ, इसे बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं उन पे डिपेंड करेगा मैं बिजनेस कैसे करूंगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी पिलग्रिमेज वाली प्लेस पे जाओगे, पिलग्रिमेज वाली प्लेस मतलब कोई भी, आप किसी बड़ी से मंदिर चले गए, जैसे केदारनाथ चले गए, ठीक है, या फिर तिरुपति बालाजी के मंदिर चले गए, ठीक है, या फिर आप किसी बड़े से चर्च चले जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी बड़ी सी दरगाह जैसे अजमेर शरीफ आप चले गए। जस्ट ध्यान दो, आप जब ऐसे पिलग्रिमेज वाले प्लेस के पास जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? वहां पे जो भी बिजनेसमैन है वो एक तो फूल बेच रहे होंगे, या जो भी चीजें अंदर मंदिर में चढ़ावे के लिए या टेंपल में या मस्जिद में जो भी चढ़ाने के लिए लगता है, आपको वो चीजें मिलेगी वहां पे। क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे आने वाला जो बंदा है वो यही चीजें खरीदेगा, ठीक है। तो वहां पे स्कूल की बुक्स बेचने वाले लोग नहीं बैठेंगे। स्कूल की बुक्स बेचने वाले लोग स्कूल के पास या रेसिडेंशियल एरियाज के पास होंगे। मतलब मैंने क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, कौन सा बिजनेस कहाँ करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन माय बिजनेस एनवायरनमेंट। उसकी स्टडी हम करेंगे चैप्टर 7 में। वेरी इजी दिस इज। एंड नेक्स्ट इज, बच्चों इस देश को हम लोग कुछ भी बोले बट ये देश हमें सपोर्ट बहुत करता है। तो हम कुछ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे जो इस देश में नॉट ओनली बिजनेस बट बहुत सारे कामों के लिए यू नो हमारी मदद करता है। बट हाँ, इस सिलेबस का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम लोग जो मेन इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की देखेंगे वो बिजनेस सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, बिजनेस चलाने के लिए मुझे बैंक्स की हेल्प लगती है। बच्चों, बैंक्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ बिजनेसमैन। बट बैंक्स है ना, इस रोल का गलत फायदा उठा सकती है। बैंक्स को भी पता है कि पूरी इकोनॉमी उन पे डिपेंडेंट है। मेरे जैसा बिजनेसमैन, आपके जैसा बिजनेसमैन, हर कोई बैंक्स पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए उन बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, आरबीआई, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी कंपनी, मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल मार्केट में मैं जाऊंगा, मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप बेचूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके अपने शेयर्स बेच दूंगा, पैसे लेके भाग जाऊंगा। मैंने भागना नहीं चाहिए, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान देने के लिए सेबी, समझा, कंपनीज एक्ट, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। सो दिस वाज अ स्मॉल understanding. Now we will directly jump to the chapter 1, that is basics of demand and supply and forms of market competition. बहुत सिंपल है, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग यहाँ से आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड की। डिमांड का मतलब होता है क्या? आप लोगों की भी पता, आप लोगों को भी पता है कि आप जब भी कुछ खरीदना चाहते हो तो जनरली आप उसे डिमांड कहोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारा सीएसईटी का एग्जाम हो जाएगा और तुम लोग प्लान कर रहे हो कि कहीं घूमने जाते हैं। तो कहीं घूमने जाने के लिए आप एक फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हो, ठीक है। सो देयर इज अ डिमांड फॉर फ्लाइट टिकट, ठीक है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मम्मी पापा मेरा सीएसईटी पास हो रहा है, मुझे गोवा घूमने जाना है। मम्मी पापा ने बोला गोवा जाओ बेटा, वेरी गुड। मैंने बोला मम्मी पापा मुझे गोवा जाना है, तो मुझे फ्लाइट से जाना है। मैं सीएसईटी पास हो गया हूँ, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। मैं क्या पास हो गया हूँ? सीएसईटी। मम्मी पापा ने बोला अच्छा बेटा सीएसईटी पास हो गया, गोवा जाएगा? मैंने बोला यस मैं गोवा जाऊंगा। कैसे जाएगा बेटा? मम्मी मैं फ्लाइट से जाएगा। अच्छा कितना टिकट है? कुछ नहीं, 6,000 रुपए टिकट है। तो मम्मी ने बोला बेटा तेरे कपड़ में जितने भी कपड़े लगते जो भी पड़ा है ना वो बेच के 6,000 रुपए की टिकट खरीद लेना। मैं बैठ गया कोने में, मैंने मेरे कपड़े निकाले और देखा यार इसके तो मुझे 500 रुपए भी नहीं देगा कोई। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, आई वॉन्ट टू गो बाय अ फ्लाइट। मैं फ्लाइट से जाना तो चाहता हूं बट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इज देयर अ डिमांड फॉर दैट फ्लाइट टिकट फ्रॉम माई साइड? थिंक ऑफ इट। अगर मैं प्लेन वाली कंपनी को फोन करूं या जो भी, आई डोंट रिमेंबर द कंपनीज, या मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ऐसे ही डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज द गुड। डिजायर टू परचेज द गुड, मेरा डिजायर है, आई वांट टू बाय दैट प्लेन का टिकट। विलिंगनेस टू पे अ प्राइस ऑल्सो, मेरा विलिंगनेस भी है। मेरे पास अगर सच में 8,000 रुपए होते या 6,000, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बोला, 6,000 रुपए, मेरे पास अगर सच में 6,000 रुपए होते तो मैं टिकट खरीद लेता। बट मेरे पास परचेजिंग पावर, मतलब
उतना कैपेसिटी भी होना चाहिए। अगर मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 चीजें का मतलब क्या है, कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए? The 3 things which are needed to constitute a demand is first desire to purchase the goods। डिजायर मतलब इच्छा होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने खाना वाना बना के मस्त खिलाया, मेरा फेवरेट खाना बनाया मम्मी ने, मैंने पेट भर के खाया, और पेट भर के खाने के बाद मैं बाहर निकला, मेरे दोस्तों ने मुझे गाड़ी पे बिठाया और पिज्जा खाने चले गए। पिज्जा खाने के लिए मेरी फेवरेट प्लेस पे मुझे लेके चले गए, मेरा पेट भरा हुआ है बच्चों, तो मेरे जेब में पैसे भी है, बट मेरे अंदर पिज्जा खाने की इच्छा ही नहीं है। सो इफ व्हेन देयर इज नो डिजायर ओनली, सबसे पहली चीज डिमांड के लिए लगती है डिजायर। डिजायर मतलब अंदरूनी, अंदर से आने वाली इच्छा कि मैं ये गुड्स खरीदना चाहता हूं। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, मैं ऐसे ही मॉल में घूम रहा था, ठीक है, मैं ऐसे ही मॉल में घूम रहा था और मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई, बट वो ड्रेस लड़कों वाली नहीं थी। ऐसे ही मैंने देखा यार ये ड्रेस इतनी सुंदर है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड अगर होती तो उस पे ड्रेस कितनी सुंदर दिखती। तो मेरे दोस्त ने बोला खरीद लेना। मैंने बोला भाई अगर गर्लफ्रेंड होती तो उस पे ड्रेस सुंदर दिखती, गर्लफ्रेंड है नहीं तो मुझे खरीदना ही नहीं है, तो मेरे पास पैसे भी है। अगर गर्लफ्रेंड होती तो विलिंगनेस टू पे भी होता, बट मुझे खरीदनी नहीं है वो ड्रेस। समझा? सो डिमांड कहां से शुरू होती है? पहला तो आपकी इच्छा होनी चाहिए उसे परचेज करने की। इच्छा होने के बाद आपके पास उसे परचेज करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और कैपेसिटी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। कभी कभी अब विलिंगनेस के बारे में समझो, डिजायर और विलिंगनेस में का फर्क समझो। डिजायर और विलिंगनेस में का फर्क समझो, ये आपको बचपन में मतलब 11th-12th में इकोनॉमिक्स में बहुत लोगों ने समझाया होगा। क्या समझाया होगा कि सर देखो अपने पास पैसे होते हैं कम और हमारी इच्छाएं होती है ज्यादा। मेरे पास है 1000 रुपए, मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है, और उस मेरा बर्थडे आ गया, मेरा बर्थडे आ गया, मेरे पास 1000 रुपए है, उस 1000 रुपए में मैं दोस्तों को पार्टी भी देना चाहता हूँ और शर्ट भी खरीदना चाहता हूँ। शर्ट है 800 रुपए की, दोस्तों की पार्टी है 500 रुपए की। शर्ट 800 रुपए, दोस्तों की पार्टी 500 रुपए। अच्छा शर्ट महंगा है, यस ऑब्वियसली, दोस्तों वड़ा पाव में मान जाएंगे। तो शर्ट 800 रुपए की, दोस्तों की पार्टी 500 रुपए की, 1300 रुपीज लग रहे हैं, बट मेरे पास 1000 रुपए है, मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर मोर। नाउ आई नीड टू चूज। समझा? तो डिजायर क्या है मेरी? डिजायर दोनों की है, मैं दोस्तों को पार्टी भी देना चाहता हूँ और शर्ट भी खरीदना चाहता हूँ। विलिंगनेस, मैं बोलूंगा यार बट शर्ट जरूरी है, क्योंकि दोस्तों के साथ साथ मेरी वो भी आने वाली है मुझे देखने के लिए, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, तो माई विलिंगनेस इज टू पे फॉर अ शर्ट। इसका मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा भी कि यार दोस्तों को पार्टी दे दे, तो मैं जाके शर्ट खरीदूंगा। तो शर्ट को खरीदने की मेरी इच्छा भी है, ठीक है, और उसके लिए जो प्राइस है वो पे करने की। शर्ट मैंने 800 की देखी, एक और शर्ट थी 1000 रुपए की, प्लीज ध्यान दो। अब शर्ट खरीदने चला गया, 2 शर्ट मिली, एक 1000 रुपए की, एक 800 रुपए की। 1000 रुपए मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, मतलब मेरी इच्छा तो है शर्ट खरीदने की, इच्छा तो है शर्ट खरीदने की, बट उसके लिए 1000 रुपए पे करने की विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस मेरी है 800 रुपए पे करने की, तो मैं 800 वाला खरीद लूंगा। सो देर इज अ डिमांड फॉर द शर्ट ऑफ 800 रुपीज। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा है, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को डायरेक्टली स्टार्ट किया बच्चों। और वैसे भी फास्ट ट्रैक है तो थोड़ा फास्ट जाना ही है, बट थोड़ा सा शुरुआत में एकदम से ही, जैसे आप कभी रोलर कोस्टर में भी जाओगे तो पहले धीरे से ऊपर लेके जाते हो और फिर एकदम से आपका राइड शुरू होता है। सो नाउ एक्सक्यूज मी, हाँ सर आज आप नजर क्यों नहीं आ रहे हो? बच्चों 2 दिन का टाइम दीजिए, मेरे कैमरा वैमरा के थोड़े सेटिंग्स वगैरह प्रॉब्लम्स है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो 2-3 दिनों के अंदर आई विल बी लाइव एंड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज भी। और मेरे इन टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए वी आर स्टार्टिंग ऑफ इमीडिएटली। ठीक है, सो वंस अगेन डिमांड क्या है? 2 चीजें यहाँ पे लिखी है, वैसे होती 3 है चीजें, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2 लिखी है तो 2 पे ही जाएंगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए कोई चीज परचेज करने की, और इच्छा थी मेरी कोई चीज परचेज करने की, मैं परचेज करने के लिए शॉप में चला गया। शॉप में जाने के बाद जब मैंने उनको प्राइस पूछा, वो प्राइस पे करने की तैयारी होनी चाहिए मेरे मन में। मेरे को घर वालों ने कोई चीज लाने भेजी, बोला 10 रुपए की आएगी, लेके आ, मैं वहां गया, उसने मेरे को 25 रुपए बोला, मेरे पास पैसे थे बट 25 रुपए देने की इच्छा नहीं थी मेरी। सर ये 10 की चीज में 25 में क्यों खरीदूं? दैट्स इट, दैट इज विलिंगनेस टू पे। अगर दोनों चीजें हैं, मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ, खरीदने के लिए मार्केट गया, मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो प्राइस पे करने की तैयारी भी है, तो इट इज अ डिमांड। ओके, तो डिमांड क्या है समझ गया? डिमांड के आगे आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ओके, इट्स नॉट लॉ, लॉ ऑफ डिमांड।
सर लॉ ऑफ डिमांड, इधर भी लॉ है। हाँ, लॉ मतलब क्या? अच्छा, इकोनॉमिक्स में लॉ मतलब क्या? जनरल रूल्स होते हैं, समझा यहाँ पे? तो लॉ ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में याद रखो, लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बात कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहा है दो चीजों के बारे में, दो ही चीजों के बारे में। वो एक बात कर रहा है डिमांड के बारे में। ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरी स्पेलिंग्स को? डोंट वरी बच्चों, माय स्पेलिंग्स आर रियली गुड, ओके। वो बात कर रहा है कि डिमांड जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्राइस पे। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन दे रहा है हमें डिमांड और प्राइस के बीच में, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि बच्चों, भाइयों, बहनों, आपकी जो डिमांड है, डिमांड ये डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर। और इसका मतलब, या फिर इसका मतलब ये है कि प्राइस अपनी मर्जी से बदल सकता है। जैसे जैसे प्राइस बदलेगा वैसे वैसे डिमांड बदलते जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है, ओके। कभी कभी जिंदगी में रियल लाइफ से डायरेक्ट रिलेट मत करो, होता है रियल लाइफ से भी रिलेट, बट जनरली कभी कभी उल्टा होता है। हम प्राइस देख, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है उसकी प्राइस बढ़ने लग जाती है, जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है उसकी प्राइस बढ़ने लग जाती है। बट वो रियल लाइफ सिचुएशन को थोड़ी देर बाजू में रख के हम लोग अभी बात करते हैं डिमांड और प्राइस के बारे में। यहां पे उन्होंने बोला है कि सर प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने मर्जी का मालिक, अपने मर्जी का मालिक जो अपने मर्जी से चेंज हो सकता है उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये अज्यूम करता है, लॉ ऑफ डिमांड ये अज्यूम करता है कि प्राइस अपनी मर्जी से चेंज होगी, बट जब जब प्राइस चेंज होगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको डिमांड पे नजर आएगा। जब जब प्राइस चेंज होगा तब तब आपको डिमांड पे उसका इंपैक्ट नजर आएगा। और अगर लॉजिकली आप मुझे पूछोगे कि सर प्राइस चेंज होगी तो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अभी 100 रुपए है, 100 रुपीज, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अभी 100 रुपए है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये एक तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे आ जाएगी। एक तो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। 100 रुपए अगर उसकी प्राइस है और वो ऊपर चली गई 105 पे, तो बट ऑब्वियस बच्चों डिमांड नीचे जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रैशनल कंज्यूमर की। रैशनल कंज्यूमर मतलब, रैशनल मतलब लॉजिकल कंज्यूमर, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं मार्केट में जाके कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, वो अगर 105 की हो गई तो मेरी विलिंगनेस थोड़ी कम हो जाएगी पैसे पे करने की। सर यही चीज तो 100 में मिलती थी, अब 105 में मिल रही है, तो मेरी विलिंगनेस क्या हो गई? कम। डिजायर है बट विलिंगनेस कम हो गई, तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा कम खरीदता हूं। ओके, वही वही एकदम से सिंपल सी चीज, अगर डिमांड, अगर प्राइस नीचे चला गया, 100 से गिर के 90 हो गया, तो सर ये चीज पहले 100 में मिलती थी, अब तो 90 में ही मिल रही है, ज्यादा खरीद लेंगे ना। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, पेट्रोल जब 90 था ना तभी भी मैं 100 का ही भरवाता था, पेट्रोल 105 हुआ तभी भी मैं 100 का ही भरवाता हूँ। पेट्रोल जब 90 रुपीज लीटर था, मैं 100 रुपए का भरता था तो 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल आता था। पेट्रोल 105 रुपीज लीटर हुआ, मैं अभी भी 100 का भरवाता हूँ तो 1 लीटर से कम भरवा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है, रैशनल कंज्यूमर मतलब क्या? जिसको पैसे की कदर है, ठीक है, वो क्या करेगा, सेम चीज जब महंगी हो जाएगी तो कम खरीदेगा, क्योंकि उसको पैसों की कदर है। और ऐसे रैशनल कंज्यूमर को आप मुझे कंजूस मारवाड़ी बोलते हो। बट डोंट वरी, इफ एनी मारवाड़ी गेट्स ऑफेंडेड, आई एम माई सेल्फ अ मारवाड़ी, ओके। मैं मारवाड़ी हूं तो मैं अपने आप को नाम रख रहा हूँ। लोग मुझे आके बोलते तू कंजूस मारवाड़ी है, मैं उनको पूछता हूँ कि भाई अगर 100 की चीज 500 में मिलेगी तो तू खरीदेगा? वो बोलता है नहीं नहीं मैं क्यों खरीदूंगा। तो फिर आप भी कंजूस हुए ना। लॉजिकल, हम मारवाड़ी कंजूस नहीं, लॉजिकल है, लॉजिकल। पैसा बच रहा है तो बचाने के सोचते हैं। जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, क्या बोला इन्होंने? लॉ ऑफ डिमांड कौन सी दो चीजों की बात करता है? डिमांड और प्राइस की। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है। पहले नीचे देख लेते हैं, फिर ऊपर का ये पढ़ना है। डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग, ओके। तो देखो इन्होंने बोला है प्राइस अगर किसी चीज की 80 रुपीज है तो डिमांड उसकी 0 है।
समझा? कोई खरीदना ही नहीं चाहता उस प्रोडक्ट को 80 रुपीज में, वो बहुत महंगा लग रहा है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, अगर पेंसिल खरीदने चला गया मैं और किसी ने बोला ये 800 रुपए की पेंसिल, मैं बोलूंगा पागल है, 800 रुपए की पेंसिल कौन खरीदता है? बट वही अगर उसकी प्राइस 70 पे गिर जाए तो डिमांड बढ़ के 200 हो जाती है। प्राइस अगर और 60 पे गिर जाती है तो देखो जैसे जैसे प्राइस इज फॉलिंग, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। प्राइस इज फॉलिंग बाय 10 रुपीज, डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय 200 क्वांटिटी। अगर फोकट में बेच रहे हो ना तो वैसे तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, फोकट मिल रहा है तो कोई भी आके खरीदेगा, बट नहीं, ऐसा हर कमोडिटी के लिए नहीं होता। सो ये है हमारा बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके पहले जस्ट एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं ये लोग। प्राइसेस जैसे जैसे कम हो रही है, डिमांड वैसे वैसे बढ़ते जा रही है। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया उसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जस्ट पे अटेंशन बच्चों, व्हेन द प्राइस इज 80 डिमांड इज 0, इफ यू पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है, ये है प्राइस पर कैन और ये है डिमांड ऑफ दैट कैन। अब गौर से देखो, यहाँ पे आपके ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जब प्राइस उस कमोडिटी की 80 रुपीज है तो डिमांड उसकी 0 है, क्योंकि डिमांड वाला डायरेक्ट वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे अगर प्राइस ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे 0 है। जब प्राइस नीचे गिर के 60 हो जाता है तो डिमांड 400 हो जाता है। इन दोनों को आप यहाँ पे पॉइंट ए पे प्लॉट करोगे, और प्राइस जब गिर के 40 हो गया, देखो अब इस सब को आप तो समझ चुके हो। नेक्स्ट वाला देखो, जब प्राइस 0 है, ठीक है, तब क्वांटिटी डिमांडेड 1600 है। इन दोनों को छोड़ दो, अब बात करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की। When the price is 60, the quantity demanded is 400. So दोनों मीट करते हैं at point A. When the price drops to 40, the quantity demanded increases to 800. That is at point B, and this is a downward sloping curve. So curve, yes. इसे curve बोलेंगे भले it is a straight line. तो डिमांड कर्व बोलते हैं इसको कौन सा कर्व बोलते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है हमें? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट दोस प्राइसेस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। प्राइस 80, क्वांटिटी डिमांडेड 0। प्राइस 60, क्वांटिटी डिमांडेड 400, प्राइस 40, क्वांटिटी डिमांडेड 800। So the demand curve is a downward sloping curve. Sir, downward sloping curve का मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपके इसका एक्स और वाई एक्सिस का, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो नीचे की तरफ आ रहा है। और दिस शोज कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। ये क्या दिखा रहा है बच्चों हमें? कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। सर इनवर्स मतलब? इनवर्स का मतलब है अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है। सर इधर उधर, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। सर इनवर्स रिलेशन, हाँ, इनवर्स मतलब आप और आपकी बहन या आपका भाई, आपके सिबलिंग, एक इधर जाएगा तो पक्का दूसरा उधर जाएगा। आई डोंट नो आप में से कितने सिबलिंग्स में प्यार है बच्चों। सिबलिंग्स में, भाई बहनों में प्यार है ना, शादी के बाद बढ़ जाता है। मेरी बहन के साथ उसकी शादी के बाद ही मैं अच्छे से बिहेव करने लगा। तब तक मैं पढ़ता था तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स करती थी, मैं बिल्कुल नहीं करता था। इसका मतलब आप और आपका भाई बहन, आपको पता है, समझ गया होगा क्या बताने की कोशिश करो। उनमें होता है रिलेशन इनवर्स रिलेशन। सर इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इसको समझने का बेटर तरीका है, एक अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब प्राइस अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, कम हो रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। तो डिमांड और प्राइस में क्या रिश्ता है? इनवर्स रिश्ता। कौन सा पवित्र रिश्ता है उनके बीच में? इनवर्स रिश्ता। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है बच्चों? डिमांड कर्व का स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाना बढ़ना है, वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर जाना बढ़ना है, बट प्राइस नीचे आ रही है। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये क्या होता है वो भी बता दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ये है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। मतलब सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से डिमांड पे होने वाली चेंजेस। देखो डिमांड और भी चीजों की वजह से चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
कोई चीज महंगी है बट मुझे जरूरत पड़ गई उसे खरीदने की, इमरजेंसी, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी, उसकी प्राइस कुछ भी रहो। समझा कि नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे कल स्कूल सुबह जाना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन मेरे बेटे की, मेरे कोई शादी नहीं हुआ है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बच्चा कल सुबह स्कूल जाना चाहता है, शाम को 7 बजे आके बोलते पापा मेरे शूज फट गए ब्लैक कलर के। मेरे फट गए क्या शूज ब्लैक कलर वाले? कल सुबह लगेगा वरना टीचर आपको मारेगी। मैंने बोला ओ माय गॉड, चलो अभी जाके लेके आते हैं। मैं सिटी में गया, उन्होंने बोला सर 5,000 के जूते हमारे पास। मैंने बोला दे भाई, अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरा बेटा स्कूल जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं तो फिर घर में बीवी मारेगी, वहां टीचर मारेगी, मैं क्या करूं? तो मुझे खरीदना पड़ा। समझा? तो डिमांड बहुत चीजों पे, टेस्ट, डिमांड टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग इतने डेंजरस होते हैं, आई में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट, कुछ लोग कि कोई चीज पसंद आ गई तो प्राइस नहीं देखते, सर हमको प्राइस वाइज नहीं लेना देना है, सर वो हमारा फेवरेट चीज है तो हम खरीदेंगे। मैं बोल रहा हूँ बेटा वो इतना महंगा है, सर अपना टेस्ट है, सर टेस्ट अलग ही टेस्ट है हमारा। हॉबीज हो सकती है लोगों की जिसके लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड का सिर्फ प्राइस के साथ क्या रिश्ता है, जब प्राइस बढ़ेगी कम होगी तब क्या डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, अज्यूमिंग ना लोगों की टेस्ट चेंज हो रही है, सबसे बेस्ट इनकम, ना लोगों की इनकम चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब गरीब था, मैं पहले बहुत गरीब था, मैं आज भी गरीब हूँ, ऐसा मत समझो, या अमीर हूँ डजंट मैटर, आपको क्या है, आपको अमीर बनना है सीएस पास करके, सो प्लीज ध्यान दो। मैं पहले बहुत गरीब था, तो मैं जाके छोटा पिज्जा खरीदता था, एकदम पिज्जा मेनिया वाला छोटा सा 50 रुपए का पिज्जा खरीदता था। मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी सैलरी 4 टाइम्स बढ़ गई, मैं जाके बड़ा पिज्जा खरीदूंगा। तो देखो महंगा है बड़ा पिज्जा तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। इन्होंने बोला वो सब इग्नोर करो, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ डिमांड और प्राइस के रिलेशन की बात कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है, बाकी चीजें कुछ चेंज नहीं हो रही है, अदर थिंग्स आर ऑल इक्वल। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर अदर थिंग्स आर ऑल इक्वल, एक्सक्यूज मी, देन if a price of commodity falls, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस नीचे जा रही है, नीचे 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 नीचे, the quantity demanded of it will rise। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस नीचे जा रही है तो नेचुरली उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाते रहेगी, एंड इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। It implies that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded। ये सब मैंने समझा दिया आपको। नीचे के टेबल में हमने देखा सर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, वेरी गुड। उसके नीचे हमने देखा कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग which shows there is an inverse relation between the demand and the price। मतलब when one goes down the other goes up। हाँ, who goes down? Every time we will be talking about price only। यहाँ पे प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे अपनी मर्जी से जा सकता है, जब भी वो जाएगा अपनी मर्जी से नीचे ऊपर तब डिमांड के साथ क्या हो रहा है वो देखना है हमें। समझा? सो इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। वी आल्सो नो दिस कि सर जब चीजों की प्राइसेस कम होती है तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। नेचुरली जब सेल होता है किसी भी मॉल में तब जाके भीड़ बढ़ती है वहां पे, सर सस्ता मिल रहा है ना, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब ये वाला पार्ट बताता हूँ क्या होता है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अमंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखो यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे एक सेकंड रुको, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, क्या बोला उन्होंने, अमंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसका मतलब डिमांड बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, मेरी टेस्ट, मेरी चॉइस। सर टेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल का टेस्ट का देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चला गया, जो शर्ट मुझे पसंद आई है जरूरी है मेरे दोस्त को पसंद आएगी? ऑब्वियसली नो। और जो शर्ट मेरे दोस्त को पसंद है जरूरी है मुझे पसंद आएगी? नहीं। सो टेस्ट पे भी डिमांड डिपेंड करती है, बट इन्होंने बोला है देयर आर मेरी वेरियस फैक्टर्स बट सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस ही है। मेरे को जो शर्ट पसंद आई, मैंने पूछा भैया कितने की है शर्ट, उसने बोला 8,000 रुपए। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच यार, मिलते हैं अगले साल, टाटा बाय बाय। सो मेरे अगर टेस्ट को पसंद भी आ गया, मेरे मन को भाया, बट मेरे को नहीं परवड़ा, मतलब 8,000 की शर्ट मार खाओगे, मेरा छोड़ो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जाओ 8,000 की शर्ट खरीद के लेके आओ, ठीक है, और घर पे असली प्राइस बताना। खरीदने को तो आप खरीद लोगे, बहुत बड़े लोग हो गए हो तुम, प्राइस बता के देखना घर पे, 8,000 की तो शर्ट है मम्मी, पापा के सामने बताना, मम्मी के सामने बताना, देखना कितना मजा आता है, ठीक है, मस्त महाभारत होगा घर में। सो बाकी चीजें
मैटर करती है डिमांड के लिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो है प्राइस, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाता है वो लिखा है यहाँ पे, dx मतलब डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट x। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब है डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, और इसका मतलब ये है कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जब जब चेंज होगा डिमांड बराबर चेंज होगी। सर प्राइस चेंज इंडिपेंडेंट है मतलब प्राइस चेंज किसी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। मैं सेलर हूं, मेरा मन किया मैंने प्राइस बढ़ा दिया, मैंने मन किया मैंने प्राइस कम कर दिया। बट एक बात समझो, मैं एक सेलर हूं, मैं जैसे ही प्राइसेस को कम करूंगा डिमांड बढ़ेगी, ये मेरे को पता है, और मैं जैसे ही प्राइसेस बढ़ा दूंगा डिमांड घट जाएगी, ये भी मेरे को पता है। इसका मतलब डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब होता है डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट मतलब डिमांड में चेंज होता है बट वो किसी और पे डिपेंड करता है। तो डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड करता है प्राइस पे। सो प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है सर ये मैथ्स लर्न करना है नहीं, बट क्या है ना बच्चों एमसीक्यू है। तो d इज अ फंक्शन ऑफ x में क्या क्या याद रखना है, प्राइस जो है प्राइस हमेशा फंक्शन जो होता है ना, जैसे यहाँ पे डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसको कैसे पढ़ते हैं पता है क्या, इसको ऐसे पढ़ते हैं डिमांड, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, इसको कैसे पढ़ते हैं पता बच्चों, इसको पढ़ते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये याद रखना, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। एंड इसके वजह से दो चीजें आती है, प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट, सर वेरिएबल मतलब चेंज होणार, यस वेरिएबल का मतलब है चेंज होगा, प्राइस फिक्स नहीं है बच्चों, प्राइस वेरिएबल है, बट प्राइस वेरिएबल है मतलब चेंज तो होगी, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्राइस अपनी मर्जी से चेंज होगी। एंड डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सर डिमांड भी वेरिएबल है, हाँ सर डिमांड भी चेंज होती है, हाँ बट वो डिपेंड करता है किस पे, प्राइस पे। वैसे डिमांड बहुत चीजों पे डिपेंड करता है बट सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या है, प्राइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस मतलब डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस जैसे जैसे जब जब अपनी मर्जी से चेंज होगा डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड भी वैसे वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा फंक्शन के आगे जो है ब्रैकेट में होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी से चेंज होगा और उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने अदर थिंग्स बीइंग इक्वल पढ़ा था जिसे सेटेरस पैरिबस बोला जाता है, स्पेलिंग लिख देता हूं तुम लोगों को भी पता है क्योंकि हम बचपन में 11th-12th में, स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, सेटेरस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज ऐसे ही देखने वाले हैं हम लोग, ये था लॉ ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे लॉज में हम सेटेरस पैरिबस का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसे कैसे भी प्रोनाउंस करो मुझे नहीं मालूम बच्चों, मैं इसे सेटेरस पैरिबस ही बोलता हूँ, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या बोला, डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स बट रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड ने हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड और प्राइस का रिलेशन दिया है, ठीक है। तो हमने बोला सर बाकी चीजें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब नीचे की चीजें हम अज्यूम कर रहे चेंज नहीं होने वाली है। तो जब भी हम प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन देख रहे हैं तब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी चीजों में चेंज नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब ध्यान दो इधर, इट रिलेट्स टू द चेंज इन प्राइस वेरिएबल ओनली, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस वेरिएबल की बात कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 1500 रुपीज, ठीक है, जब एक कमोडिटी की प्राइस इज 1500 रुपीज, द डिमांड फॉर इट इज 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स की उसकी डिमांड है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर प्राइस 1500 से 1600 हो गया ना तो डिमांड 5000 से नीचे चला जाएगा, और अगर प्राइस 1500 से 1000 रुपीज हो गया मतलब प्राइस कम हो गया तो डिमांड 5000 से हो सकता है 10,000 भी हो जाए। हमेशा ऐसा मत समझो कि 500 से प्राइस बढ़ा तो 500 से ही डिमांड बढ़ेगा, नहीं नहीं बच्चों, समझा यहाँ पे सॉरी। तो ये जब हम कर रहे हैं, ये जब हम चेक कर रहे हैं कि सर 1500 में क्या चेंज आएगा, सॉरी 1500 में चेंज आने के बाद डिमांड में कितना चेंज आएगा, तब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं, सपोज प्राइस 1500 से गिर के 1000 हो गई,
तो बट ऑब्वियस डिमांड बढ़ जाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर प्राइस अभी भी 1500 रुपए है, प्राइस अभी भी 1500 रुपए है, डिमांड हो गई 5500 यूनिट्स की। ऐसा कब हुआ? सर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, जो खरीद रहा था ना हमसे प्रोडक्ट उसकी इनकम बढ़ गई। तो अब क्या हुआ? अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड का पचका हो गया। पचका मतलब फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था? जब तक प्राइस कम नहीं होती तब तक क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने नहीं वाला है। बट सर यहाँ पे तो बढ़ गया ना, प्राइस तो 1500 ही है, क्वांटिटी डिमांडेड 5500 हो गया बिकॉज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो समझा? हमें अगर प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता समझना है तो हमें कंज्यूमर की इनकम को सेम रखना पड़ेगा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ी नहीं, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी नहीं ना तो वो ज्यादा खरीद ही नहीं सकता है, और ज्यादा खरीद नहीं सकता है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आर दी अजम्पशन? पहला अजम्पशन ये है कि जब हम ये दो चीजों के बीच में रिश्ता देख रहे हैं, कौन सा पवित्र रिश्ता? लॉ ऑफ डिमांड वाला। हम जब इन दोनों के बीच में एक रिश्ता देख रहे हैं, ऐसे में पहला अजम्पशन हमारा ये है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हुई। बच्चों सोचो, मेरी इनकम 50,000 रुपए है पर मंथ, बस ये हो यार, इतना तो कमाने दो, ठीक है? मेरी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है और उसमें से मैं 45,000 रुपीज का पूरा खर्चा हो जाता है, घर का रेंट, लाइट बिल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं और चीजें खरीद ही नहीं सकता ना, 5,000 तो सेव करने दो आगे बीवी बच्चों के लिए। समझा यहाँ पे? तो 5,000 में सेव कर रहा हूँ मेरे बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप सबके लिए, बहुत बूढ़े नहीं है बट बोलने का तरीका होता है वो, ठीक है? मैं इन सबके लिए 5,000 सेव कर रहा हूँ मेरी फ्यूचर लाइफ के लिए, और 45,000 में आज स्पेंड कर रहा हूँ। अब आप ही बताओ, मैं और कुछ खरीद सकता हूँ क्या अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ी तो? नहीं। तो जो चीजें मैं आज 45,000 में खरीद रहा हूँ, मुझे 45,000 में ही खरीदनी है। अगर मेरी इनकम 55 या 60,000 हो गई ना, तभी मैं मेरी स्पेंडिंग बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो मुझे 45 में ही सब चलाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी इनकम बढ़ी ना तो मेरी डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। समझा? मेरी डिमांड नेचुरली बढ़ जाएगी। हो सकता है मेरा इनकम बढ़ते में अपने, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहला अजम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। सोचो मैं 45,000 में जी रहा था, जैसे मेरी इनकम 60 हो गई, मैंने एसी बढ़ा लगा लिया और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यूज कर लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई इवन दो प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी के सेम है, दैट इज बिकॉज माई इनकम हैज इंक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं भैया उसको सेम रहने दो, क्योंकि हम रिलेशन देखना चाहते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में। दूसरा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले जो मैं बाय करता था आज भी मैं वही बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर पिज्जा पसंद है, ठीक है? तो मेरी इनकम उतनी है, सब कुछ उतना है यार, वो पिज्जा अगर सस्ता मिला ना तो पहले जाके खरीदूंगा मैं, महंगा हुआ तो कम खरीदूंगा बट खरीदूंगा वही। मेरी चॉइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना पता चला, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ चॉइसेस चेंज हो गई तो मैं अभी खरीदना चाहता हूँ एक फोन, कोई भी फोन ले लेते हैं, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है? मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, सपोज 1 लाख रुपीज का एक आईफोन है, ठीक है? प्लीज ध्यान दो, 1 लाख रुपीज का आईफोन है। अब अगर मेरे को 1 लाख रुपीज का आईफोन खरीदना है, जिस दिन मुझे पता चला कि अरे डिस्काउंट में अभी 90,000 में मिल रहा है आईफोन, जैसे ही आईफोन डिस्काउंट में मुझे 90,000 रुपीज का मिला, मैं इमीडिएटली जाके बाय करेगा, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जल्दी बाय करेंगे क्योंकि दे ऑल वांटेड टू बाय एन आईफोन। बट अब एक बात समझो, मैं जो आईफोन खरीदना चाहता हूँ बहुत पुराना हो गया, मैं आईफोन 5 खरीदना चाहता हूँ और अभी आईफोन 13 लॉन्च हुआ है। सोचो, मैं आईफोन 5 खरीदना चाहता था 6 साल पहले, ठीक है, कि मेरे को आईफोन 5 खरीदना है, 5 खरीदना है, 5 खरीदना है। अब आईफोन 5 मेरे को सेकंड हैंड 5,000 रुपए में मिल रहा है, फिर भी मैं खरीदूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरी चॉइस चेंज हो गया, मुझे आईफोन 13 चाहिए। तो अगर मेरी, तो जैसे जैसे चॉइसेस चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उन चीजों की डिमांड कम होती जाएगी। अगर कोई प्रोडक्ट पुराना हो गया
तो नेचुरली लोगों की चॉइसेस से बाहर होकर जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट पुराना हो गया तो लोग उसकी डिमांड अपने आप कम कर देंगे, उसकी प्राइस सेम रहेगी तो भी। जैसे आपने अगर देखा होगा कलर टीवी, तो बड़े बड़े कलर टीवीज आते थे ना, पीछे बड़ा सा डब्बा आता था कलर टीवी का, लोग एलईडी की तरफ शिफ्ट हो गए, एलसीडी टीवीज और एलईडी टीवीज की तरफ शिफ्ट हो गए। नेचुरली उनकी डिमांड प्राइस चेंज नहीं तो भी जीरो हो गई कलर टीवीज की डिमांड। तो ये बोलना इनका कि अगर कंज्यूमर की चॉइस चेंज हुई ना भैया तो आपकी प्राइस वैसे भी रही। सोचो कंज्यूमर्स को मेरा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जाने मेरी जाने मन, सुना है वो सॉन्ग जाने मेरी जाने मन? ऑल ऑफ अ सडन उसे वो हिट हो गया सॉन्ग और इमीडिएटली उसकी डिमांड बढ़ गई। हालांकि उसकी प्राइसेस वही थी। सर प्राइस चार्ज करता है वो? नहीं, वो प्राइस चार्ज ही नहीं करता था। जस्ट थिंक ऑफ इट, उसकी डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई। वैसे ही कोई प्रोडक्ट ले लो, अचानक से अगर हमें इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट दिखा, लोग बोल रहे हैं आई वांट दिस प्रोडक्ट, आई वांट दिस प्रोडक्ट, एंड ऑल ऑफ देम वांट दैट प्रोडक्ट or many of them want that product, so naturally the demand for that product is going to go up even if its prices are the same. So here the law of demand will fail if the choices of the consumers change. और उल्टा जाते हैं, कोई चीज आउट ऑफ फैशन अगर हो गई, कोई चीज अगर आउट ऑफ फैशन हो गई तो अपने आप उसकी प्राइसेस चेंज नहीं भी हुई तो उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने पहली चीज क्या बोली, कंज्यूमर की इनकम सेम रहनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन फैशन बिकॉज व्हाट गोज आउट ऑफ फैशन उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है इवन दो इट्स प्राइसेस आर रिमेनिंग द सेम। हालांकि एक बात याद रखो बच्चों, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो ही डिमांड कम होना चाहिए। बट सर वो चीज आउट ऑफ फैशन हो गई तो वैसे भी उसकी डिमांड कम हो रही है, एंड उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन फैशन। फोर्थ थिंग, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, याद है क्या? सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। मुझे लेना था आईफोन और ऑल ऑफ अ सडन वन प्लस ने अपनी प्राइसेस गिरा दी। हालांकि आईफोन और वन प्लस का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है बच्चों, बट सोचो मैं आईफोन लेने निकला था 1 लाख रुपए का, वन प्लस का एक फोन था 60,000 रुपीज का। तो वैसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है वो, बट अचानक से मुझे पता चला वन प्लस वही फोन 45 में दे रहा है। अब मैं परेशान, मैं बोल रहा हूँ यार 55,000 बच रहा है, जाने दो, इस बार के लिए फिर से वन प्लस लेते हैं, आईफोन अगली बार सोचेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स था। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या कि वो प्रोडक्ट मैं आईफोन की जगह यूज कर सकता हूँ, दो उतने लेवल का। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है बट यार काम तो आएगा ना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वो सब तो चलेगा ना मेरा उस पे, समझा? और दूसरा है पेट्रोल। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो बच्चों, मैंने खुद सोच लिया ईवी ले लूंगा। मुझे ना एक बाइक लेने का सोच रहा था मैं, फिर मैंने बोला यार बाइक तो ले लूं, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाइक आया तो उसके साथ मेरे पीछे कौन आएगी उसमें मत इंटरेस्ट लो। बाइक आया तो बाइक के साथ पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। बाइक एक बार लूंगा, पेट्रोल रोज रोज खरीदना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यार पेट्रोल 110 रुपए हो रहा है, एक काम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं। क्या हुआ? बिकॉज पेट्रोल महंगा हो रहा है, बाइक्स की डिमांड कम हो रही है। बट हम लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहे हैं? सर बाइक की डिमांड को बाइक की प्राइस की वजह से कम होना चाहिए, कि सर बाइक की प्राइस बढ़ गई इसलिए बाइक की डिमांड कम हो गई। ये लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि प्राइस का बाइक के साथ रिलेशन होना चाहिए, बाइक की प्राइस का बाइक के डिमांड के साथ रिलेशन होना चाहिए। बट अगर बाइक के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हम यूज करते हैं वो महंगी हो गई तो उनका डिमांड, बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला भैया पेट्रोल वही भाव पे अगर चल रहा है, पेट्रोल के भाव में कोई चेंज नहीं है, पेट्रोल के भाव में अगर कोई चेंज नहीं है और बाइक की प्राइसेस बढ़ गई तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि पेट्रोल के भाव में चेंज नहीं होना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर चेंजेस और शॉर्टेजेस। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों। आज कोई चीज 10 रुपीज की मिल रही है, तब मैं जाके 100 यूनिट खरीदता हूं, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जिस दिन ये प्रोडक्ट 12 रुपीज का हो गया, मैंने जाके 90 यूनिट्स बाय करने चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, ठीक है? ठीक है, बट अब सोचो आज वो चीज 10 रुपए की मिल रही है और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में 30 रुपीज तक जाने वाली है। आज 10 रुपए की मिल रही है, तब मैंने 100 यूनिट्स बाय किए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस में गो अप टू 30 रुपीज और देयर में बी शॉर्टेजेस। मतलब फ्यूचर में मिलेगा ही नहीं है, जब चाहिए तब, बाद में मिल जाएगा बट एक लिमिट तक शॉर्टेज रहेगा। तो जब 12 रुपए हो रहा है ना, मैं जाके इसको 150 खरीद लूंगा।
क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए ऐसा बढ़ने वाला है, तो नेचुरली यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, हाँ प्राइसेस जाने, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइसेस 30 रुपए तक जाएगी। तो अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस जब बढ़ रही है तो डिमांड कम होनी चाहिए, ये नेचुरल है। बट अगर प्राइस बढ़ रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो फर्दर अप, तो व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय अ स्मॉल पोर्शन, जब प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है ना, मैं ज्यादा बाय कर लूंगा इसको। ठीक है, अब उल्टा जाते हैं। उल्टा मतलब कम भी तो हो सकती है प्राइस। ठीक है, सो कम हो सकती है मतलब जब 10 यूनिट बाय, जब 10 रुपए प्राइस है मैं 100 यूनिट बाय कर रहा हूं, तो जब 8 रुपए प्राइस है ना, जब 8 रुपए प्राइस है तो मैंने तो 130 यूनिट बाय करने चाहिए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस गिरने वाली है 4 रुपए तक। अब क्या हो रहा है सुनो, अब क्या हो रहा है सुनो, जब जब 10 रुपए से गिर के प्राइस 8 रुपए हो गई, तो मेरी डिमांड बढ़ जानी चाहिए थी 30 यूनिट से। बट हुआ क्या पता है क्या, एक्चुअल में क्या हुआ सुनो, मुझे लग रहा है कि अरे अभी 8 हुआ है, फ्यूचर में 4 में मिलेगा। तो जब उसकी प्राइस 8 रुपए हुई ना, तो मैंने सिर्फ 80 यूनिट ही बाय किए। क्यों किए, देखो 10 से 8 जब प्राइस 2 रुपए कम हुई तो डिमांड तो 130 यूनिट से बढ़नी चाहिए थी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस विल गो फर्दर डाउन, मैंने अभी जितना काम चाहिए, जितना काम पड़ता है उतना 80 यूनिट खरीद लिया। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 4 रुपए कब जाएगा, तब मैं ज्यादा खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि तब ज्यादा बेटर पड़ेगा ना मुझे। समझा यहाँ पे। सो अगर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करिए कि प्राइसेस बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, तो जब प्राइसेस थोड़ी बढ़ती है ना, आप ज्यादा बाय करोगे ताकि और ज्यादा ना पे करना पड़े फ्यूचर में। नेक्स्ट, नो चेंज इन साइज, एज, कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो बच्चों कुछ सिटीज अब एक्सपैंड हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज की, हर एक स्टेट की बड़ी बड़ी सिटीज की बात करो, तो जब सिटीज बढ़ते जा रही है तो सारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, बसेस की डिमांड, स्कूल की डिमांड, हॉस्पिटल्स की डिमांड, सबकी डिमांड बढ़ रही है, इवन दो प्राइसेस आर सेम। इसीलिए साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी द सेम। एज कॉम्पोजिशन, अगर किसी सिटी में ओल्ड एज पीपल ज्यादा हो गए ना, तो नेचुरली हॉस्पिटल्स और वैसी चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी और स्कूल्स की डिमांड कम हो जाएगी। इवन दो स्कूल की फीस सेम है और हॉस्पिटल की फीस सेम है, क्या किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, बच्चों की क्वांटिटी कैसे ज्यादा होती है आप लोगों को पता है, बट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ना इंडिया में बहुत सारी सिटीज है बच्चों जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए बनी हुई है, कि वहां पे बच्चे स्पेसिफिकली पढ़ने जाते ही है, समझा। तो वहां पे जब बच्चों की क्वांटिटी बढ़ने लग गई, तो नेचुरली बच्चों को क्या क्या लगता है, स्टेशनरी, ये कैफेज, ठीक है, इंटरनेट, इन सब की डिमांड बढ़ गई। और हॉस्पिटल्स की इतनी डिमांड नहीं थी जितनी हॉस्टल्स वगैरह की डिमांड्स बढ़ने लगे। तो एज कॉम्पोजिशन सबसे मेन सेक्स रेशियो, अगर किसी एरिया में 50% बॉयज और 50% गर्ल्स है, तो ये 50% बॉयज अलग चीजें डिमांड करेंगे। इन बॉयज को क्या चाहिए, बाहर घूमने की वाली चीजें। ठीक है, बॉयज जनरली, जो आई एम नॉट जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, विल बॉयज गो एंड बाय थिंग्स विच जनरली गर्ल्स बाय? नेल पेंट खरीदेगा क्या कोई लड़का? नहीं खरीदेगा। स्क्रंचीज खरीदेगा क्या कोई लड़का? नहीं खरीदेगा। क्या कोई लड़की जाके जनरली कोई गेमिंग कंसोल या फिर बॉयज वाली टी शर्ट खरीदेगी क्या? जनरली नो। लड़कियां बॉयज वाली टी शर्ट खरीदती नहीं है, दो अपने भाई से या किसी और से चुरा लेती है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर किसी एरिया में 50% बॉयज और 50% गर्ल्स है बच्चों, 50% गर्ल्स और 50% बॉयज, लड़कियों का नाम पहले ले लेता हूं, ओके। अगर 50% गर्ल्स है तो डिमांड गर्ल्स के प्रोडक्ट की और बॉयज के प्रोडक्ट की इक्वल इक्वल होगी। बट धीरे धीरे अगर उस एरिया में लड़कियां ज्यादा हो गई ना, तो लड़कियों की जो प्रोडक्ट्स है, लड़कियों के कपड़े बेचने वाली शॉप्स या फिर लड़कियों को जो भी चीजें लगती है वो सारी शॉप्स बढ़ जाएगी, और लड़कों को जो चीजें लगती है वो वाली शॉप्स कम हो जाएगी। तो डिमांड नेचुरली कम हो गया, प्राइसेस तो चेंज हुए नहीं, फिर भी डिमांड कम हो गया, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द सेक्स रेशियो। नेक्स्ट, नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। पहले मुझे दो ही चीजें मिलती थी, उनमें से एक चीज मैं चूज करता था, उसकी प्राइस कम हुई तो मैं ज्यादा बाय करता था। अब मेरे पास 10 ऑप्शंस है, तो नेचुरली जो चीज मैं पहले बाय करता था उसके पास मेरे पास उसके लिए 9 ऑप्शंस और अवेलेबल है। तो मैं 9 तो ट्राई करूंगा ही ना, एक 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 करके, तो नेचुरली उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल ज्यादा है ना, आप खुद ही देखो यार, मैं कहीं डोमिनोज चला जाता हूँ, पहले मैं 2 ही पिज्जा में से एक चूज करता था, अब उसने इतना बड़ा रेंज दे दिया, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्या कहूँ। बट तो मेरा मेन पिज्जा जो मुझे पसंद है वो छोड़ के
अब मैं क्या करता हूँ, नए नए पिज्जा ट्राई करता हूँ, तो जो वो वाला है, और फिर डोमिनोज के बाद में पिज्जा ट्राई कर लूंगा, और भी बहुत सारे खुल गए, तो नेचुरली जब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल ज्यादा है, पहले डोमिनोज के अलावा ऑप्शन नहीं था बच्चों अच्छी जगह जाने के लिए, अब बहुत ऑप्शंस है, तो नेचुरली क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ हर बार डोमिनोज जाने से अच्छा मैं दूसरे ट्राई तो कर लेता हूँ, और उसकी प्राइसेस चेंज नहीं हुई है डोमिनोज की, फिर भी डिमांड कम हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है अपना, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने बोला रेंज भी चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, लोगों की इनकम भी उतनी ही है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी उतनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अब हम लोग इसको है ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारी कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है बच्चों, बट इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और किसी एक अमीर आदमी को यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो वो अमीर आदमी मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 50,000 रुपए की टिकट खरीद लेगा, मैं बेचारा ट्रेन से 1,000 रुपए में जाऊंगा, थिंक ऑफ दैट। तो ट्रेन की डिमांड कितनी है, मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं वो 1,000 रुपए में ट्रेन की टिकट खरीद रहे हैं, कुछ अमीर लोग 50,000 की प्लेन की टिकट खरीद रहे हैं। अब सोचो मैं भी पैसे वाला हो गया और मैं भी बहुत अमीर हो गया, तो मैं ट्रेन से जाने के बजाय वो मैं भी 50,000 वाली टिकट खरीदूंगा। तो सुनो, ट्रेन की टिकट की भाव चेंज नहीं हुई, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो गया, जो गरीब लोग थे उनमें ज्यादा पैसा बढ़ गया, तो नेचुरली थोड़ी महंगी चीजों की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और अमीर लोगों में अगर पैसे धीरे धीरे कम हो गए तो महंगी चीजों की डिमांड उनकी वजह से कम होने लग जाएंगी, इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस। नेक्स्ट, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल लो बच्चों, लोग पहले नाम रखते थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीदनी नहीं खरीदनी नहीं खरीदनी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज अनाउंस कर दी और इफेक्टिवली उसकी प्राइस चेंज कर दी, प्राइस चेंज हो गई इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा बिक रहे हैं, ध्यान दो इधर। बट अगर गवर्नमेंट ने बैन ही ला दिया पेट्रोल गाड़ियों पे एक दिन, तो अभी के लिए तो प्राइसेस सस्ती है ना ईवीज की, इसीलिए ईवीज चल रहे हैं सब्सिडीज की वजह से, बट अगर एक दिन गवर्नमेंट ने बैन ला लिया पेट्रोल गाड़ियों पे तो क्या करोगे, तो पेट्रोल गाड़ी की डिमांड नेचुरली जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस, समझा। या फिर गवर्नमेंट ने फेवर किया, हाँ फेवर किया, बट फेवर करना गवर्नमेंट जनरली सब्सिडीज ही देता है तो प्राइसेस पे इंपैक्ट गिरता है, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज हो गई तो नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। एंड नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, क्योंकि गर्मी में जिन चीजों की डिमांड होती है ठंडी में उन चीजों की नहीं होती है, कौन सी चीजों की डिमांड ठंडी में होती है वो आपको भी पता है, स्वेटर्स, ठीक है, और गर्मी में कौन सी चीजों की डिमांड होती है, आइसक्रीम्स और वो सब चीजों की। जैसे ही वेदर चेंज होगा चीजों की डिमांड चेंज हो जाएगी, इवन दो देयर प्राइसेस आर रिमेनिंग द सेम, ठीक है। तो दीज वर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक बार सिर्फ याद रखने हैं। कल हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, 2 या 3 दिन और आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरा लेक्चर प्रीमियर होगा, उसके बाद आई विल बी कमिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। If you have any comments, anything, you can feel free to reply in the comment box. Try to be a little decent क्योंकि we are students of a professional course, ठीक है। और आपको कुछ भी इश्यूज हुए तो Icon Academy is here for you. डीजे सर है, सुपान सर है, उनके पीछे मैं भी आपके साथ हुई, पीछे मतलब उनके बाद, पहले आप हमेशा, वो लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा ही अवेलेबल है, ठीक है। और I am also there for you. इस सब्जेक्ट के हद तक you can always rely on me, ठीक है। एंड बाकी सब्जेक्ट के हद तक you can rely on सुपान सर एंड डीजे सर। हम लोग आपका 31 अक्टूबर तक सब खत्म करवा देंगे, एक आध दिन मेरी वजह से आगे पीछे हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैंने 2 दिन लेट स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ माय टेक्निकल इश्यूज, बट ज्यादा नहीं खींचेंगे और आपको CSET पास करवा के ही रहेंगे। That's it. Thank you very much. This is Kalpak, CA Kalpak Bangat, signing off. Tata. Bye bye.